हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3, हम लोग चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 को लेकर आए हैं। जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आप इस तरह से पढ़ते रहिए। तो चैप्टर 3 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के जोड़े। आपको इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। 100% एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। क्योंकि सर्फ क्लासेस अगर आ गया तो आपके लिए मैथ्स हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये आपका चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। क्या क्या आप इस चैप्टर में सीखेंगे? आप सबसे पहले सीखेंगे रैखिक समीकरण, ये इसका जो युग्म ये क्या होता है। फिर आप समीकरण सीखेंगे, समीकरण का जो मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। फिर आप कुछ टर्म्स सीखेंगे जैसे कोएफिशिएंट यानी गुणांक, वेरिएबल, चर, ये सारी चीज़ को सीखेंगे। यानी चर, गुणांक, अचर पद, ये सबको सीखेंगे। फिर उसका हल निकालने के लिए सीखेंगे। हल निकालने के लिए अलग अलग विधि है, चाहे वो आलेखीय निरूपण यानी ग्राफिकल मेथड हो, चाहे वो बीजगणितीय विधि हो यानी अल्जेब्रिक मेथड हो। फिर आपको मैं कुछ उसके वास्तविक जीवन में उसका उपयोग बताऊंगा आपको। और लास्ट में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका ये चैप्टर फिनिश। जब जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आपके लिए भी मैं कराऊंगा एक प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम लोग बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सारे हमारे क्या थे। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इतनी सारी चीज़ों को आप सीख जाएंगे। अब बात आती है पहला हेडिंग कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है ये होता क्या है। मैं आपको अगर बता दूं, मान लेते आप एक दुकानदार के पास गए, आपने उससे कहा आइसक्रीम कितने रुपए की है। ये आइसक्रीम कितने रुपए की है? दुकानदार ने कहा कि ये एक आइसक्रीम 40 रुपीज़ की है, 40 रुपए की है। अब फिर एक चॉकलेट के बारे में पूछा कि ये जो चॉकलेट है ये कितने रुपए का आता है। तो दुकानदार ने कहा कि एक चॉकलेट आपको 30 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, आपने आइसक्रीम के बारे में पूछा तो आइसक्रीम का दाम कितना मिला आपको? 40 रुपीज़, 40 रुपये। और इस चॉकलेट का दाम कितना बताया दुकानदार ने? 30 रुपये। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, हमें पता नहीं चलता है। आप दुकानदार से कहते हैं क्या मुझे 2 आइसक्रीम दे दीजिए। आइसक्रीम कितना दे रहे हैं, मांग रहे हैं? ये 2 पीस मांग रहे हैं आप। और चॉकलेट कितना मांग रहे हैं आप? चॉकलेट 3 पीस मांग रहे हैं। तो आप कहेंगे हाँ भाई बताइए कितने रुपए हुए। तो दुकानदार क्या करेगा, वो आपको कहेगा एक का 40 रुपया है तो 2 का कितना हो जाएगा? 40 गुना 2। आपके लिए वो बिल जनरेट करेगा। प्लस अपने 3 चॉकलेट या एक चॉकलेट का दाम कितना है? 30 रुपया। 3 का दाम कितना होगा? 30 गुना 3। इस तरह से आपको जोड़ेगा, यानी 80 प्लस 90 आपको बताएगा हाँ सर, हाँ जी सर, 170 रुपये हो गए आपके। फिर आप उसे 170 रुपये दे देंगे। उसने जो बिल जनरेट किया वो क्या किया? ये क्या है? इस 40 से गुना किया, किसको? 2 को। 2 क्या है यहाँ? नंबर ऑफ आइटम्स है। 2 क्या हो? देखिए 40 का दाम ये बाद में बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। अभी ये 40, अभी के हिसाब से ये 40 कांस्टेंट है, ये गुणांक है उसका। लेकिन ये 2 क्या है? 2 वेरिएबल है। मतलब इसका आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बदलने वाला हो गया, बदलने वाला। 30 तो उसका दाम ही है, लेकिन आप नंबर ऑफ आइटम कितने ले रहे हैं? आप 3 ले रहे हैं। कितने चॉकलेट ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। तो ये 4 भी हो सकता है, तो ये भी क्या हो गए? ये अलग आइटम हो गए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 40 रुपये के भाव से आपने, मान लेते हैं कितने, 2 चॉकलेट खरीद, मान लें आपने एक्स चॉकलेट खरीद लिया, एक्स आइसक्रीम खरीद लिया, और 30 रुपये एक आइसक्रीम का दाम है, और आपने कितना आइसक्रीम खरीदा? वाई आइसक्रीम खरीदा, और दोनों मिला के आपका कितना हो गया? 70 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ? 40x प्लस
30 y बराबर 170। इस तरह से वो आपका बिल को जनरेट किया। तो यही तो हो गया, x क्या हो गया, एक अलग वेरिएबल, यहाँ 2 क्या था, एक अलग वेरिएबल था, 3 एक अलग वेरिएबल था। इसके नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ बदल सकते थे, कितने आप चॉकलेट कितने आइसक्रीम ले रहे हैं। तो वहीं इसके हम 2 और 3 की जगह हम लोग एक जगह x लिख दिए, एक जगह y लिख दिए। तो इसी तरह क्या करता है हमारे जो दुकानदार है वो हमें वो जो बिल देता है तो इसी तरह वो कैलकुलेट करता है। लेकिन हमें आज तक पता नहीं था कि दुकानदार जो बिल जनरेट करता है, बिल जो हमें बना के देता है, वो उसमें क्या यूज़ होता है। तो आज आपको पता चल गया कि दुकानदार जो बिल देता है हमें उसमें क्या यूज़ होता है। तो उसमें रैखिक समीकरण यूज़ होता है, वो भी 2 चर वाला, अगर आप एक से ज़्यादा सामान लेते हैं तब। अब कुछ परिचय इस अध्याय का जो मैंने आपको बताया वही उसमें 2 चर वाला क्या करता है, वो बिल जनरेट करने में वही करता है, रैखिक समीकरण का ही यूज़ कर रहा है। दो वस्तुओं की अगर कभी भी हम लोग कीमत निकालते हैं 2 या उससे ज़्यादा, हाँ भाई हम लोग 2 चर वाला ही पढ़ रहे हैं तो हम 2 की ही बात करेंगे। तो 2 वस्तुओं को अगर हमें कभी कीमत निकालना हो, कुछ निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण को यूज़ करेंगे। हम लोग गति, दूरी, जैसे ट्रेन की दूरी, बस की दूरी, बस की गति, इस सब को निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए हम लोग रैखिक समीकरण का ही यूज़ करते हैं 2 चर वाले। लाभ हानि के लिए या फिर उम्र संबंधी समझ, जैसे कि बोल दिया कि अभी 5 साल पहले राहुल का एज अजय के एज से 5 गुना था, 10 साल बाद उसके एज उससे 2.5 गुना हो जाता, तो राहुल और अजय की एज बताइए। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें लोग रैखिक समीकरण का ही यूज़ करते हैं। देखिए अब बात आती है कि ये जो हमारी होती है, ये जो रैखिक समीकरण होता है ये कभी भी क्या करता है, ये हमें आंसर नहीं दे पाता है। एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, जैसे एक चर वाला कौन सा हो गया, एक चर वाला हो गया जैसे 2x प्लस 3, ये वाला हो गया हमारा रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर वाला। लेकिन वही 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये क्या हुआ, एक 2 चर वाला हो गया। 2 चर वाला भी अगर आपको एक समीकरण दिया हुआ है तो उससे आप मान नहीं निकाल सकेंगे। x और y का मान निकालने के लिए इसका एक युग्म चाहिए होता है हमेशा। जैसे 2x प्लस 3y एक समीकरण है, दूसरा एक भी समीकरण होना चाहिए। मान लेते हैं 5x प्लस 6y बराबर 7, एक दूसरा ये समीकरण हो गया। कभी भी हमें जब तक जोड़ा में नहीं दिया हुआ रहेगा समीकरण 2 चर वाला, हम उसका मान नहीं निकाल सकते हैं। अब आपको कुछ जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं वो आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास में आप ये चीज़ पढ़े होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो उसको मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ। एक चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे 4x प्लस 5 इक्वल टू 17, ये क्या हुआ, ये इसमें कितना चर है, x एक ही चर है, y है नहीं है, z है नहीं है, तो इसमें एक ही चर है तो क्या बोलेंगे इसको, एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें चरों की संख्या क्या हो, सिर्फ एक चर हो। अगर कह देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो इसमें चर कितना है, एक x है एक y, यानी 2 चर है। तो ये एक चर वाला हुआ नहीं, तो एक चर वाला कौन सा हो गया, ये 4x प्लस 5, ये हो गया आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। जैसे ये आप पढ़े होंगे, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। यहाँ होता है मूल बिंदु, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। यहाँ राइट साइड x यहाँ प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, y नीचे नेगेटिव होता है। इसको 4 पार्ट में, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। ये था आपका कार्टेशियन प्लेन। अब आते हैं निर्देशांक। जैसे ये बिंदु क्या था, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। मान लेते कोई एक पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, इसका निर्देशांक 3 और 4 है, तो 3 और 4 निर्देशांक है, मतलब इसका क्या हुआ, अगर कोई भी पॉइंट का निर्देशांक 3,4 है तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 क्या है, 3 पहले वाला x को डिनोट करता है, बाद वाला y को, पहले वाला x, y इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो पहला वाला क्या होगा x, दूसरा वाला y, तो x का मान 3 है, मतलब ये इधर x अक्ष इधर 3 चला गया है, और y बराबर 4, मतलब ये वाला दूरी 4 है, समझ गए। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जब हम लोग बहुत सारे अनेक मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ बिंदु को इस तरह जो एक सीधी रेखा पर हो, इन सबको अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। यानी अनेक बिंदुओं का समूह जो एक सीधी दिशा में चलता हो, वो रैखिक समीकरण चित्र हमेशा सरल होता है।
अब हम लोग का आता है मेन टॉपिक, रैखिक समीकरण का युग्म। जब दो रैखिक समीकरण जिनमें दो समान चर जैसे एक्स वाई, वाई जेड, क्यू एक्स, पी एक्स, इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लेते अभी एक्स और दूसरा वाई, एक एक्स दूसरा वाई, और साथ में एक साथ दिए जाते हों तो उन्हें दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। जब हमें दो समीकरण दिया हुआ है जिसमें क्या हो, दो दो चर हो और उसमें दो समीकरण हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। एक समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण ये हुआ। दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों में एक चर दूसरा चर, एक चर दो चर है, दो समीकरण दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होगा। उसी तरह ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हुआ। और रैखिक समीकरण का जो होता है, रैखिक मतलब क्या होता है, जिसकी घात क्या हो, घात एक हो से हम लोग रैखिक कहते हैं। जिसकी घात दो हो, अब आगे जैसे द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा, द्विघात बहुपद, तो उसमें पढ़ाऊंगा। इसमें घात दो हो तो उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी घात हो उसे हम लोग एक हो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे ये वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 10, इसमें घात कितना है, एक्स की घात दो है तो मतलब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। रैखिक होगा तो रैखिक नहीं होगा। क्लियर माय पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की, यानी मानक रूप। कोई भी रैखिक समीकरण होता है जो दो चर वाला होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर से मैं लिख रहा हूँ क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका, रैखिक समीकरण। वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है। ठीक है, जहाँ ए क्या होता है, जहाँ ये वाला ए ये वाला बी, जहाँ ए कॉमा बी क्या होता है, ए कॉमा बी दोनों क्या है, गुणांक है। दोनों क्या है, दोनों गुणांक। ए किसका गुणांक है, ए है एक्स का गुणांक, और एक्स और वाई दोनों क्या है, दोनों चर है। ए एक्स का गुणांक है, बी किसका है, बी वाई का गुणांक है। क्लियर। ये बी ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है। ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों क्या है, ये दोनों चर है, यानी जिसका मान बदलता रहता हो। सी क्या है, सी है कोई कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कांस्टेंट। गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। ठीक है, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is a constant term, and the standard form of linear equation is ax plus by plus c equal to 0, where a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term। तो ये हुआ आपका क्या, रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर माय पॉइंट। वही चीज यहाँ कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ क्या है, ए और बी क्या है, जहाँ आपका ए और बी क्या है, ए और बी आपका एक्स और वाई का क्या है, गुणांक है। और ए कॉमा बी ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा ही नहीं। सी क्या है, सी एक अचर पद है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, और ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई हमारा क्या है, चर है, जिसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, यानी इसका मान हमें निकालना होता है, इसका मान हमें दिया हुआ नहीं होता है, इसी का मान हमें निकालना होता है। ठीक है,
और इसका मान कुछ भी आ सकता है, ये बदल किसी इक्वेशन में x का मान 2 आ गया, किसी इक्वेशन में x का मान 5 भी आ सकता है, यानी इसका वैल्यू बदल भी सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 3x + 2y - 6, 3x + 2y - 6 क्या है 3x + 2y - 6। इसमें क्या है a कितना होगा बताइए आप हमें, ये बराबर a क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 3। b क्या होगा, b होता है y का गुणांक कितना है 2, यहाँ माइनस रहता है तो -2 लिख देते हैं। और c कितना है, c होता है कांस्टेंट टर्म यानी -6। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं इंक कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ज़्यादा विजिबल नहीं है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हमारे शब्दावली है जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स कहते हैं। एक आता है चर, जो मैंने आपको बताया, जिसका मान हमेशा क्या रहता है, जिसका मान कभी भी बदल सकता है। किसी इक्वेशन में x का मान 2 भी आ सकता है, तो किसी में 6 भी आ सकता है, किसी में 4 भी आ सकता है। तो चर किसको कहते हैं, चर वह राशि जिसका मान क्या है बदल सकता है। जैसे हम लोग वहाँ चर क्या लिए थे, x और y, अब कुछ भी ले सकते हैं लेटर्स वगैरह में। कांस्टेंट टर्म मैंने क्या बताया आपको, कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसका मान हमेशा क्या रहता है, जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है। और ये कांस्टेंट क्या हो सकता है, ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या, 1 2 3 4 5 -1 -2। और क्या होता है गुणांक, जैसे a और b क्या था, a और b गुणांक था किसका, x और y का। a किसका, x का था और b y का था। तो चर के साथ गुना होने वाली संख्या, जैसे 3x है, 3x में क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा 3, तो 3 क्या होगा गुणांक होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट। अब लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, जिसमें रैखिक क्या बताया था मैंने आपको, जिसकी घात अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रैखिक। अधिकतम घात अगर 2 हो तो उसे हम लोग कहते हैं द्विघात। अधिकतम घात अगर 3 हो तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिघात समीकरण। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग रैखिक पढ़ रहे हैं, तो इसकी अधिकतम घात क्या होगी, अधिकतम घात 1 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, x और y का वो मान, ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, x और y का वो मान जो क्या करें, जैसे मान लेते हैं 2x + 3y = 8, ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में x का और y का वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करे, वो x और y का क्या कहलाएगा, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, इस इक्वेशन का हल कहलाएगा। यानी अगर हम x का, इसमें क्या 2x + 3y = 8, x का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 × 1 प्लस y का मान कितना 2 ले लेते हैं, तो कितना होगा 3 × 2 बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं, 2 एकम 2 + 3 दूनी 6 बराबर 8, यानी 8 बराबर 8, यानी क्या कर रहा है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। अगर इधर विजिबल नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ कि क्या है 2x + 3y = 8, x का मान हम 1 ले लेते हैं और y का मान हम 2 ले लेते हैं। तो x का मान 1 लेने पर 2 × 1 प्लस y का मान 2 लेने पर 3 × 2, यानी 2 + 3 दूनी 6 बराबर 8। यहाँ 8 निकला और हमें इक्वेशन में दिया हुआ भी क्या था, दिया हुआ भी 8 था। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये x = 1 और y = 2, ये दोनों क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो x = 1 और y = 2, x = 1 y = 2 क्या हो गया, इस इक्वेशन का क्या हो गया, हल हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या है, x = 1 आया, x = 1 आया, y = 2 आया। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, x, y, मतलब पेयर में जब लिखते हैं इस तरह हम लोग, तो क्या लिखेंगे 1, 2। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। जब इस तरह को हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्रमित युग्म। आई होप एक एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं कुछ समीकरण के जो युग्म होते हैं, जो पेयर होते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके कुछ शर्तें होती हैं, और कौन सी शर्तें होती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एक आती है संगत, एक होती है असंगत, एक होती है आश्रित, एक होती है स्वतंत्र। कोई भी, अब संगत के लिए क्या क्या कंडीशन है वो आपको आगे मैं बताऊंगा। अब जो भी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई अगर संगत है तो उसके कम से कम एक हल तो होंगे ही। कोई भी संगत है तो इसको
एक हल तो होंगे ही, जिसको हम लोग कभी कभी औदित्य हल भी कहते हैं। आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है औदित्य हल। जो संगत होगा तो उसके कम से कम एक हल होंगे, यानी औदित्य हल होंगे। जो असंगत होगा उसका कोई भी हल नहीं होगा। देखिए, जो संगत होगा इसके कम से कम एक हल होंगे, जिसको हम औदित्य हल भी कहते हैं, या कम से कम एक हल होगा। जो असंगत होगा उसके कोई भी हल नहीं होंगे। अब जो डिपेंडेंट, जो आश्रित होता है, आश्रित किसको कहते हैं? जो कौन से संपाती बोलते हैं, जिसको हम लोग संपाती रेखा है। ठीक है, तो इसके कितने हल होंगे? जैसे एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन इसी के ऊपर हो गया संपाती रेखा, तो इसके अनंत हल होते हैं। और स्वतंत्र ठीक एक औदित्य हल मौजूद होता है। अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू से आपको समझाते हैं, जो आपको इजीली पड़ेगा। अब इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, शायद यहाँ आपको समझ में नहीं आए। एक लाइन होता है ये, एक लाइन होता है इस तरह से, और एक होता है इसी में, एक हो गया ये, और इसी के ऊपर और एक लाइन होगा। एक लाइन हो गया ये, और दूसरा लाइन इसी के ऊपर होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन को मैं ब्लू रख दिया, सेकंड लाइन को मैंने येलो कर दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ आता है क्या, ये लाइन 1 है L1, ये लाइन 2, ये लाइन 1, ये लाइन 2, लाइन 1 ब्लू वाला और लाइन 2 येलो वाला। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? देखिए, ये दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक दूसरे को? एक पॉइंट कट रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कितने पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं? एक पॉइंट्स पर, तो इसके केवल एक हल होंगे। ठीक है, ये L1 हुआ, ये L2 हुआ, ये दोनों रेखाएं क्या है? आपस में समांतर है। अगर ये लाइंस आपस में समांतर हैं, क्या ये दोनों लाइंस कभी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट कर रहे हैं? नहीं करें। इसको अगर इन्फिनाइट तक भी यहाँ बढ़ा देते हैं, तो ये लाइन एक दूसरे को क्या करेगा? कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। यानी जो समांतर रेखा है वो आप कहीं तक उसको भी फैला दीजिए, वो एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेगा, तो इसको कोई हल नहीं होंगे। कहीं इसको कट ही नहीं करेगा तो कहीं हल होगा? नहीं होगा। यहाँ एक बिंदु पर कट कर रहा है तो एक हल होगा, यहाँ कहीं इसको टच ही नहीं कर रहा है तो कोई हल नहीं होगा। और वहीं ये दोनों लाइन क्या कर रहा है? हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहा है, हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहा है। तो ये कौन सी रेखाएं होती है? ये होती है संपाती रेखाएं। और इससे कितने होते हैं? इसके संपाती रेखा हर एक पॉइंट, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसका होगा क्या? अनंत हल। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर कट कर रहा है तो एक हल, ये एक भी बिंदु पर कट नहीं कर रहा है तो उसका कोई हल नहीं, और ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ अनंत बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहा है तो उसके अनंत हल। क्लियर माय पॉइंट? इससे आसान भाषा में और मैथ्स नहीं हो सकता है। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होता है? एक प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरी समांतर रेखा है, तीसरी संपाती रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी? यानी जिसको हम लोग, जैसे ये पॉइंट जिसको यहाँ पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके औदित्य यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। समांतर रेखाएं कोई हल नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया, यानी नो सॉल्यूशन। इस तरह के समांतर रेखाएं। और अनंत हल, इन्फिनाइट सॉल्यूशन किसके होते हैं? जो संपाती रेखाएं होते हैं। आप चाहें तो कोई दो इक्वेशन लेके, जो अगर प्रतिच्छेदी है उसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही है। जैसे एक हो गया आपका x प्लस, जिसे आपको यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए, इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक पहले हम बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। x का मान अगर हम
x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 7 माइनस एक्स। x का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं, x का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 7 में से 2 गया, y बराबर कितना आ जाएगा 5। x का मान अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 7 में से 3 गया, y का मान आ जाएगा 4। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1। इसके लिए भी एक तो हम डब्बा बना लेंगे इस तरह से, ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं तो y का मान 0, और x का मान अगर 0 लेते हैं, x का मान अगर 2 ले लेते हैं तो y बराबर 1। अब ये चारों पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स आ गया, ये पॉइंट्स आ गया 2 5, दूसरा क्या गया 3 4, तीसरा क्या गया 1 0, चौथा क्या गया 2 1। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब ये हम लोग इस ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं, 2x का 2, ये 2 5 को पहले, तो x का 2 y का 5, x का 2 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 2 हो गया, और सीधा y 5 जाना ऊपर, मतलब 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, ये हो गया कितना 2 5, ठीक है। 3 4, x का 3 यहाँ हो गया, x का 3 हो गया, सीधा ऊपर जाएंगे, 4 कहाँ है यहाँ, 3 4 ये हो गया, ठीक है 3 4। अब इन दोनों का अगर पॉइंट को मिला देते हैं, अब देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ऐसे करके सीधा कर जाएंगे, तो ये वाला जो ब्लू लाइन पहले से हमारा ड्रॉ किया हुआ था, यही वाला इस तरह लाइन होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। अब x 0 को हम लोग दिखा देते हैं, x का 1 यहाँ, y का 0, y 0 मतलब x का 1 y का 0, ये वाला पॉइंट होगा 1 0। x में 2 y में 1, x में 2, x में 2 कहाँ है यहाँ, y में 1 कहाँ ऊपर 1 यहाँ, ये वाला पॉइंट कितना हो गया 2 1। अगर आप इस दोनों पॉइंट को भी अगर यहाँ मिलाते हैं तो ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आके एक दूसरे को कट कर देता है। तो आपको पता चल गया किस तरह से हम लोग ग्राफ को क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उसी तरह आप ये वाला इक्वेशन को भी आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से लाइन आएगा, और ये वाला इक्वेशन को भी आप अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा एक लाइन आएगा। तो कितने कितने हल होते हैं, तो एक होते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, एक होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं जिसका एक अद्वितीय हल होता है, दूसरा होता है समांतर रेखाएं जिसका कोई हल नहीं होता है, और एक होता है संपाती रेखाएं जिसका अनंत हल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो हम लोग पहला डिस्कस करेंगे, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट और हम डिस्कस करेंगे आलेखी विधि, यानी ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ के थ्रू से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, तो एक एग्जांपल लेके मैंने आपको जो ग्राफ ड्रॉ करके बताया, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से हम लोग इक्वेशंस को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, और जहाँ जिस पॉइंट पे कटता है, मान लो ये पॉइंट पे कटता है, ये 3 2 पे अगर कट रहा है तो इसका सॉल्यूशन जो 3 2 पे है, तो x बराबर 3 हो जाएगा इसमें, y बराबर 2 हो जाएगा, समझे। अगर ये पॉइंट यहाँ कटता, ये दोनों लाइन एक दूसरे को, तो x में कितना है, ये 3, इसके सामने नीचे कितना है, यहाँ 3 है, तो है ये 3, और y के सामने कितना है, इस तरह करके हम लोग कर देंगे, तो ये 6 है। तो ये पॉइंट कितना होता, 3,6 होता, 3,6 होता, तो x बराबर 3 होता और y बराबर 6 होता। यही हमारा इसका सॉल्यूशन होता अगर यहाँ कटता तब, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इसका स्टेप मैं बताता हूँ। प्रत्येक समीकरण में y को x के रूप में लिखें, जैसे अब क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इस तरह दिया हुआ है ना। पहले क्या करा, फर्स्ट स्टेप में प्रत्येक समीकरण से y को x के रूप में लिखे, यानी y को अलग लिख दे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, y को यहाँ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 तो पहले से था, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x। y को हम लोग एक साइड कर लिए, बिल्कुल कर लिए। दूसरा में क्या आ रहा है, कम से कम 3 मान लेकर y निर्धारित कीजिए, कम से कम 3 मान हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग 2 मान से भी कर सकते हैं। तो हम लोग 2 मान है, 2 मान से ऊपर जितना भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 मान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ले लेंगे x, यहाँ ले लेंगे y। अब x का मान अगर आप 2 लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, x का मान अगर आप 2 लेते हैं तो यहाँ कितना होगा, 2 दूनी 4, 8 में से 4 किया कितना बचेगा 4। x का मान अगर आप 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, तो y का मान कितना बच जाएगा 2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1।
इसको अगर y को दाहिने साइड लेके आएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इधर आएगा तो -1। ये हो गया आपका, y को हम लोग अलग कर लिए। अब इसमें से हम लोग कम से कम 2 मान रख लेते हैं इसमें, x y। अब x का मान क्या लेंगे, x का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 में से 1 गया, y का मान 0। x का मान 2 लेते हैं तो 2 में से 1 गया, y का मान 1। ठीक है, अब इस वाले पहले हम लोग इस वाले लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 2 4, एक पॉइंट क्या है 2 4, दूसरा पॉइंट क्या है 3 2, तीसरा पॉइंट क्या है 1 0, चौथा पॉइंट क्या है 2 1। ये 4 पॉइंट्स हैं। तो पहले हम लोग 2 और 4 को ड्रॉ कर लेते हैं, 2,4 ये वाले को। x में 2, x में 2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आ गया। y में कितना, y में 4, 4 जाएंगे 1 2 3 4, मतलब ये वाला पॉइंट 2 4 ये हो गया। x में 2 ऐसे करके, y में ये वाला 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 3 2, x में 3, x में 3 यहाँ आ गया, y में 2, x में 3 यहाँ आ गया, y में 2 ये हो गया। ये वाला पॉइंट 3 2 हो गया। ठीक है, 1 0, x में 1 y में 0, x में 1 y में 0, ये वाला हो गया। अब देखिए ये वाला लाइन में ये दोनों पॉइंट आया तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला सकते हैं ना, ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला लाइन आ जाएगा। अब x में 1 0 y और दूसरा वाला क्या है 2 1, x में 2 y में 1 2 1, ये वाला हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह लाइन आएगा। और ये जब तक ये लाइन कट ना करे हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि यहाँ कट जाए। तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 3 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो x बराबर 3 y बराबर 2, ये क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाएगा, इस ग्राफ का हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर पॉइंट। क्या आलेखी विधि ग्राफिकल मेथड से आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला हम लोग पढ़ लिया ग्राफिकल मेथड, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, बीजगणितीय विधि, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले प्रोसीजर क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। पहला क्या करेंगे, किसी एक समीकरण के चर दूसरे के रूप में लिखें। देखिए जैसे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो चाहे आप इसको y को रख दें यहाँ, तो इधर 10 माइनस एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ x इसको ऐसे लिखेंगे, x को रहने देते हैं यहाँ, 10 को यहाँ रखते हैं, प्लस वाई को इधर माइनस वाई ले देते हैं, इस तरह भी सही। यानी आपको किसी के एक चर के रूप में आपको लिखना है, एक चर को अलग रखना है, एक चर को अलग रखना है, चाहे वो x को रखिए या y को रखिए, दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दूसरा वाला इक्वेशन है, दूसरा वाला। अब चाहे अगर इस तरह y को अलग कर रहे हैं तो y का मान 10 माइनस एक्स है, तो यहाँ y की जगह 10 माइनस एक्स यहाँ रख देंगे। या फिर आप अगर x को अलग कर रहे हैं तो x का मान क्या है 10 माइनस वाई, तो x की जगह 10 माइनस वाई, कोई से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दूसरे समीकरण में उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं ये वाला इक्वेशन को। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, आप बताइए क्या करना चाहिए, हम x को अलग रखें या y को अलग रखें, कुछ भी कर सकते हैं हम y को अलग रख देते हैं, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन हमें क्या दिया, दूसरा इक्वेशन दिया हमें x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन, इस y का मान, ये वाला y का मान हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो x तो एज इट इज रहेगा जैसा है, माइनस y की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ये पूरा वाला 10 माइनस एक्स बराबर 2, x माइनस इंटू प्लस माइनस 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी x माइनस प्लस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 2। ठीक है, x और x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2x बराबर, यहाँ 2 था, माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 2x इक्वल टू 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 6। ठीक है,
एक्स का मान हमारा कितना आ गया, एक्स आ गया हमारा 6। एक्स का मान 6 आ गया तो आप किसी भी चाहे इसमें रखिए या इसमें रखिए, किसी भी में एक्स का मान पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले वाले में पुट कर देते हैं। वाई बराबर कितना है, वाई बराबर 10 माइनस एक्स, यही तो दिया हुआ इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट हम जो एक साइड किए। तो वाई को ऐसे ही रहने देंगे, 10 माइनस एक्स का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 यहाँ लिख देंगे। तो वाई बराबर 10 में से 6 क्या कितना आ गया, 4। तो वाई हमारा कितना आ गया, वाई गया हमारा 4। एक्स बराबर 6, वाई बराबर 4, एक्स बराबर 6, वाई बराबर 6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो मैंने आपको आज क्या बताया, ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन के लिए और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी बीजगणितीय विधि, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन को हम लोग प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। तो मैंने आपको ग्राफ वाला बता दिया और आज प्रतिस्थापन वाला बता दिया। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और आपने वीडियो अगर आपको सही लगा हो, वीडियो क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी, टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि आपका हर एक दोस्त फ्री में एक अच्छा वेल एजुकेशन प्राप्त कर सके, अच्छा क्वालिटी वाला एजुकेशन ले सके, वो भी क्या कंप्लीटली जो मैं आपको क्या फ्री दे रहा हूँ। क्योंकि आप भी चाहते हैं कि मेरा दोस्त 95% प्लस लाए, हम सब दोस्त एक साथ मिलकर इतना अचीव करें, सब कोई मिलकर टॉप करें, तो अपने दोस्तों को ये शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।